हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फॉर 10 क्लास। मोर है 10 क्लास का सिविक्स का फर्स्ट लेसन, जिसका सेकंड लेसन जिसका नाम है फेडरलिज्म। क्या है फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज फेडरलिज्म, उसके बाद जानेंगे कि टाइप्स ऑफ फेडरेशन पढ़ेंगे, लिंग्विस्टिक स्टेट का क्रिएशन पढ़ेंगे, बहुत सारी। हाँ, इसके पहले अब एकदम शुरुआत से जाते हैं। एज योर बुक सेट, तुम्हारा बुक क्या बोलता है कि पहला हम लोग, तुम्हारा बुक क्या बोले, तुम लोग पावर शेयरिंग पढ़ चुके हो। पावर शेयरिंग यू हैव स्टडीड अबाउट द बेल्जियम स्टोरी एंड द श्रीलंका स्टोरी। There you had studied about the two types of that power sharing, accommodation of power, where you had studied, जहाँ पे तुम लोग पढ़े क्या, बेल्जियम में पावर अकोमोडेशन हुआ तो डिफरेंट लेवल्स पे गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। दिस लेसन इज रिलेटेड टू दैट ऑल्सो, पावर शेयरिंग ऑल्सो। और श्रीलंका वैसा का वैसा ही रह गया, यूनिटरी, जिसके बारे में हम लोग वन बाय वन जाएंगे। तब यहाँ पे आ जाता है कि यूनिटरी गवर्नमेंट आता है और एक फेडरल गवर्नमेंट आता है। चलो पहले तो फेडरलिज्म होता क्या है। श्रीलंका, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द बेल्जियम एंड श्रीलंका, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब यहाँ फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, ब्लैक पेन से कर देते हैं। ये तो इट इज a system of government। गवर्नमेंट हम जब भी लिखते हैं गवर्नमेंट GOVT, एग्जाम में तुम लोग को ये नहीं लिखना है। वेयर वेयर पावर इज डिवाइडेड into two, you will not write two this way, TWO, two or more levels of government। जनरली टू लेवल्स क्या होते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे होते हैं और एक स्टेट लेवल पे होते हैं। बट इन आवर इंडिया, हमारे इंडिया में एक थर्ड लेवल का भी है और ये यूनिक है। इंडिया जैसा यूनिक सिस्टम कहीं नहीं है। जनरली बस ये लेवल है और थर्ड लेवल आ जाता है जो लोकल गवर्नमेंट है, स्पेसिफाइड लोकल गवर्नमेंट स्पेसिफिक टू इंडिया। आई हैव रिटन, हम लिख दिए यहाँ पे स्पेसिफिक टू इंडिया है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डोंट हैव दिस टाइप ऑफ सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दो बातें आती है। एक आता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ जाएंगे। एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है और एक फेडरल, सेकेंड हो जाता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो हमारा इंडिया फेडरल पूरा नहीं है, ना तो यूनिटरी पूरा है। हमारा इंडिया क्या है, जिसके बारे में अभी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों इसका। इंडिया क्वासी फेडरल तुम लोगों को समझ में आएगा जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे आते हैं तो हम लोग एक डिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, द पावर इज डिवाइडेड, पावर इज पहला। हाँ तो देखो क्या है फेडरल, पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। शेयर्ड है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑन पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑन पावर है, और इवन जो लोकल गवर्नमेंट है उनके पास भी ऑन पावर है। बट इन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल पावर लाइज इन द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और देखो यहाँ से उल्टा आते हैं, इधर से इधर आते हैं। स्टेट्स आर सबऑर्डिनेट्स टू नेशनल गवर्नमेंट, ये सबऑर्डिनेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट होते हैं। मतलब व्हाटएवर द डिसीजन विल बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑर्डर विल बी पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर कंपेल्ड टू हियर, दे आर कंपेल्ड टू फॉलो।
कंपेल्ड हो जाता है, फोर्स्ड। इन लोग को ऑर्डर पास कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, सारा इनको फॉलो करना पड़ेगा। स्टेट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट। देख लो अपने इंडिया का, देख लो हमारे 28 स्टेट्स है, अपना खुद क्या है, वो सब्जेक्ट्स हैं नेशनल के। देखो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है कुछ नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पे वो अपना लॉ बनाती है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ ये केस नहीं है, यहाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से वहां पे लॉ फॉर्म करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लॉ फॉर्म करती है। एग्जाम्पल आ जाते हैं फेडरल गवर्नमेंट में, तो यहाँ पे आ जाता है यूएसए है, पावर का डिवीजन है, कनाडा है, स्विट्जरलैंड है, और यहाँ एग्जाम्पल है यूके, फ्रांस और श्रीलंका। और यहाँ यूएसए का तो हिस्ट्री बहुत पुराना है, यू हैड स्टडीड इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांस ने 13 कॉलोनीज की मदद की थी, इसको रेड पेन से कर देते हैं। 13 अमेरिकन कॉलोनीज की द फ्रांस हैड हेल्प देम, और इसी के चलते फ्रांस डेट में भी डीबीटी डेट लोन पे भी आ गया था। और अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है, अमेरिका इज द कॉन्फेडरेशन ऑफ अबाउट 50 कंट्रीज एंड ऑल आर इंडिपेंडेंट, जिसके बारे में अभी हम लोग काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट पढ़ेंगे। हाँ, यूनिटरी श्रीलंका तो तभी बोल रहे थे हम, श्रीलंका है, फ्रांस है, यूके, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइज, ऑल द पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इंडिया के बारे में आता है। इंडिया इज ए क्वासी, जैसा हम अभी बोले थे, क्वासी मीन्स होता है पार्शियल, पार्शियल क्वासी फेडरल स्टेट बोलते हैं। स्टेट एक कंट्री के सेंस में बोलते हैं, गवर्नमेंट विथ सम नेचर ऑफ सेंट्रल पावर एग्जिस्टिंग डोमिनेट, सेंट्रल सम फीचर्स, वहां वर्ड गलत हो रहा था, फीचर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज, साथ ही साथ सम फीचर्स सेंट्रल, यहां नहीं लिखेंगे, यहाँ पे यूनिटरी बोलेंगे। सम फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट एज वेल एज सम फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। यही तो बोल रहे थे, बहुत सारा जब कानून का विषय आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स द, सेंट्रल गवर्नमेंट इज डोमिनेंट, यूनिटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेंट हो जाती है, लेकिन कुछ पार्ट में स्टेट्स को दे दिया गया, वो सब्जेक्ट्स वाइज हम लोग आएंगे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे फीचर्स, ब्लू पेन से कर देते हैं चेंज करते हुए, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के क्या क्या विशेषताएं, ये टॉपिक है, और क्या क्या जो विशेषताएं, तो तुम लोग तो पहला जो उसका डेफिनेशन है वही उसका क्या बोलते हैं, उसका फीचर है। तो यहाँ क्या कहते हैं, पहला है देयर आर 2 or more levels of government। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर। क्या वर्टिकल है, देखो सेंटर है, स्टेट है, लोकल है, इसका खुद का पावर है, ऑन पावर, इसका भी खुद का पावर है, इसका भी खुद पावर है। यही है फेडरलिज्म का पहला, कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। सेकंड फीचर आता है कि डिफरेंट, यहाँ बहुत खास बात है, हम इसको लिख देते हैं। देखो यहाँ क्या है, ये फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये क्वेश्चन भी है, रेड पेन से कर देते हैं, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, मीन्स 5 मार्क्स। पेन को ब्लू ब्लैक ही रहने देते हैं। देखो क्या है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इसको वर्टिकल बोलते हैं। दिस यू डोंट नीड टू राइट, दिस ऑल्सो यू डोंट नीड टू राइट। अगर तुम लोग स्क्रीनशॉट लोगे तो सिर्फ इतना ही तक है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट समझना इसको जरूरी है, डिफरेंट ईयर्स मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन,
बट विथ ऑन ज्यूरिसडिक्शन, सेम सिटीजन को ये लोग करते हैं गवर्न, लेकिन से क्या क्या सबका ज्यूरिसडिक्शन अलग है। ज्यूरिसडिक्शन इज द एरिया ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, एरिया ऑफ द मींस एरिया ओवर विच है एनी पर्सन मींस एनी पर्सन और एनी ऑर्गेनाइजेशन का अपना लीगल अथॉरिटी होता है। यहाँ थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, इसको लिखना नहीं है, लीगल अथॉरिटी। ये तुम्हारे बुक में पूरा का पूरा ज्यूरिसडिक्शन का लिखा हुआ है कि द एरियाज ओवर विच समवन हैज द लीगल अथॉरिटी, और लीगल अथॉरिटी में बहुत सारा लीगल अथॉरिटी आ जाता है। यहाँ पे आ जाता है कि ज्योग्राफिकल भी हो जाता है। अब देखो लीगल अथॉरिटी क्या है, समझ लो कि अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो उसके मामले हैं जो अभी आगे जाके हम लोग स्टेट लिस्ट पढ़ेंगे, यूनियन लिस्ट पढ़ेंगे और कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ेंगे, तो सबका अपना अपना पावर है। ये दो हो गया, यहाँ तक का तुम लोग स्क्रीनशॉट। अब कैसे, ये पहले समझ लो कि ये पूरा इंडिया है, मैप तो करेक्ट नहीं बन पाता है, ये है जो इंडिया का मैप है। अगर हम लोग लोकसभा का इलेक्शन करते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम लोग चुनते हैं उन लोग को हम लोग एमपी बोलते हैं। द पर्सन्स इलेक्टेड आर नोन एज द एमपी एंड दे हैव द लार्ज एरिया। जस्ट थिंक कि हमारी रांची है, दिस इज आवर रांची, and the MP of this area will see the matters related to the union list। अब इसी रांची को 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, और ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का पॉलिसी है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बात करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन व्हेन द पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट and generally taken from the central state government and given to the local authority, this is called decentralization। 1992 में ये आया था। तो अब एमपी तो हो गए पूरे राज्य के, लेकिन ये छोटे छोटे इसको छोटा कर दिया गया, यही डिसेंट्रलाइजेशन है, छोटा कर दिया गया। तो ये यहाँ जो हर एरिया, ये स्टेट का इलेक्शन होगा, तब यहाँ पे MLAs will be elected, state assembly election, this is the Lok Sabha election means central government election MP। State government election means the persons elected, representative elected will be known as the MLA, जो इलेक्ट होंगे उन्हें MLA कहा जाएगा। अब इसी रांची को हम लोग क्या करते हैं, 55 पार्ट्स में, रांची हमारा है या कोई भी एरिया है, इंडिया का कोई भी एरिया है, ये वार्ड में बटा हुआ है, और ये लोकल गवर्नमेंट है, जहाँ पे अगर ये रूरल एरिया में जाओगे तो ये हो जाता है पंचायती राज बोला जाता है, और अगर अर्बन एरिया में आओगे तो इसको म्यूनिसिपैलिटीज बोला जाता है। उसमें भी आगे डिवीजन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल कमेटी। चलो यहाँ तक तो हो गया स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे बढ़ते हैं। ये आंसर 2 हो गए, 7 है, इसमें से कोई भी 5 लिख देना है। ओके, चलो जैसा कि थर्ड आ जाता है, लेकिन थर्ड के पहले हम लोग क्या बोल रहे थे, एमपी, एमएलए और लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तब हम लोग क्या करते हैं, जो एमपी होता है किसी भी एरिया का, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, गुजरात का कोई एरिया, वाराणसी, कहीं का भी, वो एमपी क्या करता है, उसका जो एरिया मिला है उसके अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं उसके अंदर अपने पावर का यूज करता है। बस उसी एरिया का जो छोटा सा एरिया है एमएलए, उसके अंदर में वो अपने पावर का यूज करता है। एक लोकल गवर्नमेंट का जो वार्ड कमिश्नर होता है वो उसका यूज करता है। ध्यान देने की बात है कि हम सेम सिटीजन, हम लोग एमपी को भी इलेक्ट करने के लिए जाते हैं, उसके लिए भी वोट करते हैं, एक एमएलए के लिए भी वोट करते हैं, और एक लोकल वार्ड पार्षद के लिए भी वोट करते हैं। तो ये था। अब जो थर्ड आता है ज्यूरिसडिक्शन, अगेन एरिया ऑफ कंट्रोल मींस लीगल अथॉरिटी। ईच लेवल को हम यहाँ लिख देते हैं रिस्पेक्टिव लेवल। तुम जितने भी स्टूडेंट हो इसको ईच लेवल के बजाय कर देना रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो कि आगे जाएगा, हम तुम लोग को बोल चुके हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। फोर्थ आ जाता है, सबका लिखा हुआ कि तुम्हारा कितना पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल स्टेट में क्या। फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल। एक लेवल अगर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जो फंडामेंटल प्रोविजंस है जो कि तुम लोग 9 क्लास में पढ़े हो, 6 राइट्स पढ़े हो, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड सो ऑन, और 3 राइट्स हैं, तो उसको अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती है। इट नीड्स द कंसेंट, यूनिलेटरी मींस अकेला, रेक्टल से कर दे रहे हैं,
अकेला चेंज नहीं कर सकती है कि खुद से निर्णय ले लिया। ऐसे तो तुम लोग जानते हो कि क्या बोलते हैं, 3 स्टेप्स में कानून बनाया जाता है, बट द फंडामेंटल जो प्रोविजन उसको चेंज करने के लिए एटलीस्ट 14 स्टेट्स का कंसेंट, सहमति चाहिए। क्यों ऐसा है? 28 स्टेट्स हैं, जैसा कि तुम लोग जानते हो, किसी भी पार्टी को विन करना तो मेजोरिटी ऑफ द सीट्स होता है मोर देन हाफ सीट या हाफ सीट। तो 14 स्टेट्स का जब तक कंसेंट नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। जैसे लोकसभा राज्यसभा हो गया, उस वहां से पास हो गया, फिर 14 स्टेट्स। अब आ जाते हैं, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट। कोर्ट क्या है? एक्ट एज एम्पायर, यही तो है। जब कोई डिसीजन लेना रहता है तो एक अंपायर डिसीजन लेता है, तो कोर्ट उसी के अनुसार, तुम लोग देख चुके हो राम मंदिर का मामला, फिर 9th क्लास में पढ़े हुए एससीबीसी, कोर्ट्स को बीच में आना पड़ा। जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, राइज होता है, कोर्ट्स ही बीच में आती है। इसी के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रेट, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है उसका बताने का, और डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वही बताती है, कोर्ट ही बताती है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर लेवल के कोर्ट भी हैं। देखो एक खास बात है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड। सारी बातें लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, रेफरेंस यहाँ करते रहे। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे पावर ऑफ जुरिस्डिक्शन सबका स्पेसिफाइड है, ये भी स्पेसिफाइड है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, क्या स्टेट गवर्नमेंट का पावर है, कितने लेवल तक जा सकते हैं। और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तुम लोग के लिए, ब्लू पेन से कर देते हैं इसको, 2 मार्क्स क्वेश्चन। इसी में आ जाएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। दोनों बातें हो जाएंगी कि फेडरल गवर्नमेंट का दोहरा डबल एक उद्देश्य है, एम है। क्या है? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, मतलब कि सुरक्षा करना और उसको आगे बढ़ाना। देश की सुरक्षा, देश का सुरक्षा भी करना और उसकी यूनिटी को आगे बढ़ाना। और सेकेंड, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तुम लोग जानते हो रीजनल डाइवर्सिटी, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। 40% सिर्फ हिंदी भाषी स्टेट है, हिंदी लैंग्वेज स्पीकिंग स्टेट्स हैं, बाकी डिफरेंट लैंग्वेजेज है, ओडिया लैंग्वेज है, मलयालम है, तेलुगु है। जो हमारा इंडिया का ये पार्ट है, देखते हो यहाँ पे क्या है, 5 स्टेट्स हैं, डिफरेंट भाषाएं बोलने वाले, तो सबकी रीजनल डाइवर्सिटी को भी सुरक्षित रखना है। तो ये हो गया तुम लोग का आंसर। इसमें से कोई भी 5 पॉइंट्स यू विल राइट, यू विल गेट द आंसर। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। सो इट्स ओवर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, देन आई विल मूव अहेड। एक और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय द आइडियल फेडरल सिस्टम? तो what are the 2 aspects of the ideal federal system? तो the 2 aspects of ideal federal system है are, first is mutual trust, आपस में एक दूसरे पे विश्वास हो। एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, सबको एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए सहमति देते हैं। चलो अब यहाँ पे आते हैं काइंड्स ऑफ फेडरेशन, रेड पेन से कर देते हैं, इसको लिख देते हैं काइंड्स ऑफ फेडरेशन। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम दूसरे पूरे के पूरे इस पे लिखेंगे, इसको वॉश कर दे, रिमूव कर दे। हाँ, तो क्या आता है यहाँ पे कि 2 टाइप्स यहाँ पे बात आती है कि काइंड्स ऑफ फेडरेशन। ऑफ को ऐसे लिख देते हैं फेडरेशन। दुनिया में 2 तरह के फेडरेशन हैं, जिसमें एक का नाम है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ब्लू पेन से इसको मार्क कर देते हैं, और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। ये भी 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। कमिंग टुगेदर एग्जांपल है यूएसए। आंसर क्या आएगा कि पहला आ जाएगा कि व्हेन मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, पहले हम लिख देते हैं स्टूडेंट, फॉर्म ए गवर्नमेंट, सच गवर्नमेंट एंड डेट डिवाइड द शेयर द पावर एंड कीप देयर सुजरेंटी, मतलब कि आपस में तो कर देते हैं
बहुत सारे स्टेट आपस में मिलजुल के फेडरेशन यूएसए का एग्जांपल आएगा तब वहां पे बोलेंगे कि बहुत सारे होते हैं, पावर को डिवाइड तो करते हैं बट सबके पास अपना अपना इंडिपेंडेंट पावर है। होल्डिंग टुगेदर है कि ये क्या होता है, एक लार्ज यूनिट डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। लाइक इंडिया में देख लो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है, पावर को डिवाइड कर दिया। ऐसा हमने कहा कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। रेड पेन से यहाँ मार्क कर देते हैं, तुम लोग को इसको मार्क करने का जरूरत नहीं है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, व्हेन मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स लाइक इन यूएसए कम टुगेदर टू फॉर्म, बहुत सारे इंडिपेंडेंस, जैसा कि हम बोले कि 13 कॉलोनीज अमेरिका की थी, बाद में जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना तो क्या बना, इसका नाम ही है यूनाइटेड, यू फॉर यूनाइटेड। बहुत सारे स्टेट्स, अबाउट 50 स्टेट्स, अभी तो 48 है, वो आपस में मिले और एक बिगर यूनिट बनाए। क्यों बनाए, सो दैट बाय पूलिंग सॉवरेनिटी, अपना खुद का सॉवरेनिटी हम लोग क्या बोलते हैं, नो एनी अदर कंट्री कैन इंटरफेयर इन आवर मैटर। सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। तो ये अपना सुवरेनिटी को लेके आते हैं और इससे अपना सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। अगर किसी स्टेट पे अगर कोई सिक्योरिटी की बात आती है तो सारे स्टेट मिलजुल कर एक हो जाएंगे। तो ये हो जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। दूसरा है, इसमें एग्जाम्पल है किसका, यूएसए है, स्विट्जरलैंड है एंड ऑस्ट्रेलिया है। अब होल्डिंग टुगेदर हमारा कंट्री इंडिया, बेल्जियम तुम देख चुके हो, ब्रुसेल्स की कहानी जान चुके हो, वेलोनियन रीजन की कहानी जान चुके हो, फ्लेमिश रीजन की कहानी जान चुके हो। तो लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। तो देखो हमारे इंडिया में, हमारे कंट्री में नेशन एंड द नेशनल गवर्नमेंट, हमारे नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन हो चुका है, दोनों अपना अपना पावर शेयर कर चुके हैं। इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है। तो ये तुम लोगों का हो गया। अब हम लोग इंडिया, ये तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। चलो ये क्वेश्चन ही है तुम लोग का, ये भी बनेगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल, इंडिया को क्या बनाता है, दो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल दो बोलो, दो बोलो, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में nowhere it is written India is a federal country. India is called the Union of States. Our India was made by the painful, bloody that partition. India was divided into India and Pakistan. कितना रक्तपात हुआ था, कितना खून बहा था, और उस खून बहने में इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनीवेयर इट इज नॉट रिटन कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, और इंडिया फेडरल कंट्री के बजाय एक यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। और जब यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात आती है तो हमारे इंडिया में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जो कि आ जाते हैं, एक उसका लिस्ट सब्जेक्ट है जिसको बोला गया है लिस्ट, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉनकरेंट लिस्ट है, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स है, 4 यहाँ लिस्ट है, कॉनकरेंट लिस्ट और यहाँ रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। तो ये 4 यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट आर द सब्जेक्ट्स। अच्छा यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट on which only central government can make the laws। मतलब ये जो मामले हैं जिसपे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है लॉ, जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, फाइनेंस है, बैंकिंग है, बैंकिंग भी एक पार्ट में, फाइनेंस भी आ जाएगा, पोस्ट ऑफिसेज आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके 100 याद रखना किसी के लिए भी आसान नहीं है, एटसेट्रा। स्टेट लिस्ट,
इन दिस सब्जेक्ट्स, ये तुम्हारा आंसर तैयार हो रहा है, नोट्स बीएस द स्टेट, और ये कितने हैं 61 है। स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका कोई अधिकार ही नहीं है, कोई राइट ही नहीं है। अब इसमें क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल में आ जाते हैं, ट्रेड है, फॉरेस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स एक साथ बोल देते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स, जो हमारा खरीद बिक्री व्यापार हो गया, फॉरेस्ट्री आ गया। अब यहाँ ध्यान देना, डिफेंस है तो सेंट्रल और पुलिस है तो स्टेट गवर्नमेंट। एक मिनट, रेड पेन का यूज करते हैं। एग्रीकल्चर है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट, 2-3 एग्जाम्पल बुक में भी होंगे। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज। ये दोनों में बना सकते हैं। जैसे एजुकेशन एग्जाम्पल में आ जाता है, ब्लू पेन से लिख देते हैं इसको। हाँ, तो स्टूडेंट जो बोल रहे थे, स्टेट लिस्ट तो हो गया, पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर, एक थोड़ा सुधार है, इरिगेशन है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या हो जाता है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, देखो एजुकेशन शिक्षा का मामला दोनों देख सकता है, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज। ट्रेड यूनियन समझते हो, जो फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में बनते हैं ट्रेड यूनियन, इनका बनाने का मैरिज का काम है। एडॉप्शन सक्सेशन, एडॉप्शन मीन्स किसी को गोद लेना, और सक्सेशन हमारा सक्सेसर, उत्तराधिकारी घोषणा, ये समझ लो कि अपना संपत्ति का बंटवारा करने के समय आता है। लेकिन वन थिंग इज देयर, बोथ कैन मेक द लॉज, बट whenever any dispute occurs on these subjects, then the decision of the central government prevails. जब भी डिस्प्यूट होगा तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्यों, यही इसी के वजह से हमें कहा था क्वासी फेडरल, क्योंकि बहुत सारे मामले हैं कि जब दोनों आता है तो सेंट्रल पावरफुल हो जाता है, स्टेट का पावर खत्म हो जाता है। रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सम सब्जेक्ट्स वे नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो आईटी नहीं था, स्पेस के बारे में नहीं था, और बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट आ गया। तो इसके सिर्फ यूनियन, ओनली यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट्स। रिगार्डिंग, ये तुम लोगों का हो गया व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। ये तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन आगे है हमारे इंडिया में पावर का डिवीजन, हम यहाँ से हट जाते हैं, जिससे तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और उसी में प्रोसीड करते हुए ये बताते हैं कि सम स्टेट्स आर देयर, द पावर इज ऑल्सो नॉट, पावर इज नॉट इक्वली डिवाइडेड बाय द सेंट्रल, बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इस सेंट्रल गवर्नमेंट enjoys, central enjoys more power than the state government. Many matters are there, बहुत सारे मैटर है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट से, और स्टेट गवर्नमेंट का डोमिनेट कर जाती है, मतलब इसका महत्व बढ़ जाता है, अपना पावर दिखाती है। Also some states have the special power, like अभी तक तो था 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर, लेकिन हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये जो पार्ट इंडिया का चला जाता है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, सिक्किम है, इसको स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड सिक्किम को खास फैसिलिटी दी गई है। जैसे आगे जाके तुम लोग जीएसटी पढ़ोगे तो जीएसटी में वहां उनका कट ऑफ कम कर दिया गया। कट ऑफ कहा जाता है कि जीएसटी, देखो एक एग्जांपल है, जीएसटी अगर किसी भी बिजनेसमैन का
ये नॉर्मल जो इंडियन स्टेट्स में है वहां पे 40 लाख का टर्नओवर होना चाहिए एनुअली, बट यहाँ पे 20 लाख, और उसको भी अभी कम कर दिया गया है रिसेंटली। डेटा चेंज होते जाता रहता है, इसलिए डेटा पे मत जाना, जो हम बोल रहे हैं डेटा चेंज हो सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सम स्टेट्स आर देयर विच आर वेरी स्मॉल। यहाँ इंडिया में ऐसे भी है, स्टेट्स नहीं, दीज आर द एरियाज विच आर वेरी स्मॉल एंड कांट होल्ड द स्टेटस ऑफ ए स्टेटस, मतलब उसकी स्थिति ये नहीं हो सकती है ऑफ ए स्टेट ऑफ ए स्टेट, and also as well as they cannot be merged in the existing states, मतलब जो पहले से स्टेट है एग्जिस्टिंग स्टेट्स में वो मर्ज नहीं हो सकते, क्योंकि वो स्टेट डिसेंट्रलाइजेशन का पॉलिसी को पूरा का पूरा डिस्ट्रक्ट कर देगा। इन्हें कहा जाता है क्या, इनका नाम है, तुम लोग जैसा समझ ही रहोगे, यूनियन टेरिटरीज। हम नाम सिर्फ बोल दे रहे हैं, तुम लोग जानते हो नाम, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, चंडीगढ़ 4 हो गए, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी, फिर यहाँ पे एक हो जाता है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। 2020 में दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव विल मर्ज टुगेदर एंड हेंस दीज विल बिकम वन, एंड उसका कैपिटल हो जाता है दादरा एंड नगर हवेली। तो स्टूडेंट्स ये तुम्हारा हो गया पूरा का पूरा व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। यू कैन ऐड दीज आल्सो, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन भी आएगा कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज नोवेयर रिटेन, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है दैट इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। ये ट्विस्टेड है, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। वन मिनट, यहाँ जगह कम है। इंडिया practices the federal structure justify, मतलब इसको प्रूव करो। तो जो ये था बस वही आंसर है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, और ये 5 मार्क्स का हो जाएगा। 5 मार्क्स रेफरेंस लिखते रहे, एम लिखते रहे, एम से समझ लेना। तो ये तुम्हारा इतना दूर का हो गया, तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सारे पार्ट को यहाँ लिख देना। हाँ, तो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि लास्ट जो था वहां तक हम लोग पढ़े थे कि यूनियन टेरिटरी एटसेट्रा के बारे में पढ़े थे। अब है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है। फेडरलिज्म प्रैक्टिस हमारे देश का ये नहीं है कि हमने एनीवेयर वी हैव नॉट रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट आवर कंट्री इज ए फेडरल कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में उसका वजन नहीं है, बस एक ही नेचर है कि आवर कंट्री इज, कॉन्स्टिट्यूशन बोलो चाहे उसका गवर्नमेंट का नेचर, डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द गवर्नमेंट is responsible for the federalism practice. This is question। और फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है, तो इसमें कहा जाता है लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक रिलेटेड टू लैंग्वेज। दिस वाज द फर्स्ट एंड मेजर स्टेप टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। फिर अगेन रिपीट करेंगे कि जीओबीटी ने लिखना है, गवर्नमेंट पूरा का पूरा लिखना है। ये मेजर टेस्ट था डेमोक्रेसी का। और अगर तुम लोग देखोगे मेजर स्टेप टेकन मींस व्हिच वाज अ टेस्ट, व्हिच वाज a taste of federalism also।
फेडरलिज्म का एक टेस्ट था। क्या था? 1947 इंडिया बिकम फ्री इंडिपेंडेंस to 2003 too much structure of Indian states have been changed। बहुत सारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। Before 1947, after 1947 many old states are vanished, मतलब गायब हो गए हैं, and new states are created, नए नए स्टेट्स क्रिएट हुए हैं। चलो अब यहाँ एग्जाम्पल, तुम्हारे बुक में एक मैप है जिसमें दिया हुआ, आज जिसको हम लोग यूपी जानते हैं उसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। मध्य प्रदेश को बोलते थे सेंट्रल प्रोविंस। राजस्थान वाज नोन एज राजपूताना। तुम लोगों के लिए हम यहां से हट जाते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, इसके बाद हम आगे बढ़ प्रोसीड करते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ ओल्ड स्टेट्स, ओल्ड स्टेट्स के बाउंड्री को क्या किया गया, उसको ओल्ड स्टेट्स वर चेंज्ड टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। नए स्टेट बनाने के लिए पुराने स्टेट के बाउंड्री को चेंज कर दिया गया, न्यू स्टेट्स है। ये बेस क्या था इसका? लैंग्वेज बेस्ड, so that the same language speaking persons reside in the same area। You see, Malayalam speaking Kerala, Tamil speaking Tamil Nadu, लेकिन some of the states like Nagaland, Jharkhand and Uttarakhand, there was the special provision on the base of ethnicity, means एक तरह का ethnicity। you have studied in power sharing, सेम कल्चर जो फॉलो करते हैं। ज्योग्राफी देखो, झारखंड की ज्योग्राफी है, उत्तराखंड की ज्योग्राफी है, नागालैंड की ज्योग्राफी है, और उसका तीसरा है उसका कल्चर के बेस पे इन लोगों को अलग स्टेट का क्रिएशन किया गया। हाँ, अब न्यू स्टेट का बनना, यहाँ पे हमको बोलने का जरूरत है सिर्फ कि न्यू स्टेट का बनना, इट वाज द सम प्रॉब्लम्स वर क्रिएटेड इन द माइंड्स ऑफ द लीडर्स, कि नया स्टेट बनेगा, न्यू स्टेट, दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम्स। लेकिन ये डिसेंट्रलाइजेशन का पॉलिसी, एज आई हैड स्पोकन अर्लियर, जैसा हम पहले बोले थे कि ये डिसेंट्रलाइजेशन का पॉलिसी है। डिसेंट्रलाइजेशन का पॉलिसी के अनुसार नए स्टेट बनने से हमेशा फायदा होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेचर, अब यहाँ पे ये भी तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम हटते हैं तुम लोग का, उसके बाद आगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, या 5 भी हो सकता है। वाई वर लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रिएटेड, क्यों किए गए थे? तो यहाँ स्टार्ट कैसे करेंगे? जैसा हम पहला दिए थे कि 1947 द मेनी ओल्ड स्टेट्स वर वनिस्ड, पुराने ओल्ड स्टेट्स को गायब कर दिया गया, न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज कि old states are vanished, new states are created। 1947 the old states the boundary were changed and the new states were created। the states were created on the basis of the language। तुम लोग लिख के इसको लिख सकते हो, जो हम बोल रहे हैं उसको कॉपी कर सकते हो। the new states were created on the basis of the language so that the same language speaking persons can live in the same state। but this was not done with the Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand, because on the basis of culture, language and culture, geography and the ethnicity, the Nagaland, Jharkhand and the Uttarakhand were created। ये तो क्वेश्चन आ गया। अब लैंग्वेज पॉलिसी आती है, ये है, पहले बता देते हैं, हम इसका आंसर लिख देंगे अभी। ये सारा आ जाएगा हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ए लैंग्वेज पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट
I will write later on. This was the second test. First test was the linguistic states creation. Second test was the language policy was adopted by the Indian government, according to which the English and Hindi, I will write later, English and Hindi. English was made the official language by adopted by इंडियन गवर्नमेंट, एक्सेप्ट किया गया कि इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज, आइडेंटिफाइड ऑफिशियल, हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज में क्रिएट किया गया। किसी भी स्टेट को, किसी भी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज वाज नॉट द गिवन द स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज। और हिंदी को तो बाद में डिसकंटिन्यू किया गया, हिंदी को, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। लेकिन हिंदी क्या, हिंदी इज द मदर टंग ऑफ द अबाउट 40% इंडियंस, इंडिया के 40% लोगों का मदर टंग है। और मदर टंग होने की वजह से लोग एक्सेप्ट करने के, साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जो, यहाँ ये लोग एक्सेप्ट नहीं किए हिंदी। हाँ, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट वॉट एवर द जॉब वैकेंसी, एनी एग्जामिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक नीट, MBA etc are taking place, one language be the local language and another language will the English language। और इस टेस्ट में इंग्लिश, इंडियन गवर्नमेंट के साथ क्या किया कि 1965 में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का पर्पज से हटा दिया गया। इसके चलते पूरे के पूरे तमिलनाडु में एक एजिटेटेड रैली निकला, उसका बहुत सारा मूवमेंट हुआ, एजिटेटेड मूवमेंट हुआ, और द कंडीशंस वर वेरी ड्रास्टिक, बहुत खराब कंडीशन हो गया। द कंडीशन ऑफ द वायलेंस वाज देयर। तो लेटर ऑन द इंडियन गवर्नमेंट हैड टू अडॉप्ट द इंग्लिश अगेन द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी, सिंस हिंदी इज दो प्रोमोटेड, हिंदी को प्रमोट किया जाता है, लेकिन हिंदी को कभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि ये 40% लोगों की लैंग्वेज है। सो हम इसका आंसर पॉलिसी है, जैसा तुम लोग देख रहे हो। लैंग्वेज पॉलिसी क्या, सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज का पॉलिसी है, डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू, किसी भी लैंग्वेज को, नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं हमारी इंडिया की। हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया ऑफिशियल लैंग्वेज, बट इट इज स्पोकन बाय ओनली 40%, जो हिंदी भाषी स्टेट है सिर्फ 40% है। इसीलिए दूसरे को सेफ गार्ड करने के लिए कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन बाई कंडक्टेड, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एग्जाम ले रही है उसमें ऑप्ट कर सकता है एनी ऑफ द शेड्यूल लैंग्वेज। कितने शेड्यूल लैंग्वेज है हमारे यहाँ? हिंदी के साथ साथ 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे कि शेड्यूल लैंग्वेज को अवधी है, भोजपुरी है, मगही है। तुम्हारे बुक में एक शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें सारे का नाम दिया हुआ है, डोगरी है। ऐसे तो हमारे यहाँ 121 लैंग्वेज को किया गया, उस 121 में से 22 लैंग्वेज को क्या किया गया है? शेड्यूल लैंग्वेज। हमारे नोट पे भी छपता है, तो ये 22 लैंग्वेज छपता है। तो ये तुम्हारा लैंग्वेज पॉलिसी हो गया। इसका भी हम हट जाते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम पहले भी कह चुके थे कि 1965 में जब इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पज से हटा दिया गया, देन मेनी ऑफ द साउथ इंडियन स्टेट्स डिड द मूवमेंट अगेंस्ट इट, एंड दिस वाज वेरी वायलेंट इन तमिलनाडु। ये 1965 है, जिसको कि हम लिख भी देते हैं, स्टॉप कर दिया गया था 1965 में, जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट को फिर से इसको वापस लाने का निर्णय लिया गया। इंग्लिश स्टॉप्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, और इसके चलते बहुत, ये सिर्फ पॉइंट है, ये पूछा जाएगा, MCQ का क्वेश्चन है कि किस ईयर में इंग्लिश को स्टॉप कर दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज। आगे हमारा आता है सेंटर, और इसके चलते हिंदी को दो प्रमोट किया गया, हिंदी को प्रमोट किया जाता है, बट आवर गवर्नमेंट इज फ्लेक्सिबल मींस जो जबरदस्ती उसको इम्पोज नहीं किया गया, थोपा नहीं गया। हिंदी को सिर्फ प्रमोट किया गया, हिंदी बनो, हिंदी बोलो, लेकिन ये नहीं कहा गया कि हिंदी को हम ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे, नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे। अब अगला टॉपिक आता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। वो पॉइंट हो गया कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। अब यहाँ पे एकदम न्यू पार्ट है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का, कि आफ्टर 1947 टू टिल 1973 most of the governments were, all the governments, national governments were formed by the one single party, that was the Congress party। और कांग्रेस पार्टी क्या करती थी कि इन एनी अदर स्टेट, ये तुम लोगों को सिर्फ जानना है, इसका MCQ दे देंगे।
other Indian state, if any regional party was forming any government, then the Congress government that wished to disrespect this government and imposing some rules and disturbing that element, and lastly what क्या हुआ करता था वहां पे, प्रेसिडेंट रूल को वहां पे इम्पोज कर दिया जाता था। जो भी क्षेत्रीय रीजनल पार्टियां थी उनको डिसरप्ट किया जाता था, उन्हें डिस्टर्ब किया जाता था। अगर वो अपने राइट का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, तुम्हारे बुक पे कैरिकेचर भी दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है कि द रीजनल पार्टीज आर बेगिंग बिफोर द प्राइम मिनिस्टर, दे आर बेगिंग फॉर राइट्स, कि हमारे राइट्स को कृपा करके रिस्पेक्ट क्या बोलते हैं, प्लीज मतलब हमें दे दिया जाए। प्लीज तो नहीं बोलेंगे कि वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं, बट वो नहीं माना करती थी। और जब भी कोई रीजनल पार्टी अपने मन से कुछ करना चाहती थी, देन द कांग्रेस गवर्नमेंट आर्बिट्ररली दैट रिमूव दोज गवर्नमेंट्स। लेकिन कंडीशंस वेर चेंज्ड आफ्टर 1990 व्हेन द सिस्टम ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट, दिस इज अगेन एमसीक्यू, कोएलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, अब कंडीशन ऐसा हो गया कि नन ऑफ द सिंगल पार्टी वाज गेटिंग द मेजोरिटी। यू आर नोइंग कि मेजोरिटी इन आवर कंट्री 272 seats, that is the 2/3 of total Lok Sabha seats are required to make the government. None of the single party was attaining this data. Then what happened? The many regional party, अब regional party का importance बढ़ने लगा, many regional parties started giving the support. जनता दल came into the government to govern the country, and the coalition government क्या होता है, coalition when two or more parties join together to form a government. Such government is coalition government. बहुत सारी पार्टियों का नाम आएगा इसमें, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, एआईडीएमके, ये सारी पार्टियां इंपॉर्टेंट होना शुरू की और इनका रोल होना शुरू किया। इफ दे वर गिविंग द सपोर्ट, जस्ट समझो कि 272 का डेटा है, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को मिलता है 109 वोट, तब 270 का डेटा पूरा करने के लिए दिस पार्टीज आर गिविंग द सपोर्ट, दे आर गिविंग देयर लोकसभा सीट, कंट्रीब्यूटिंग दिस लोकसभा सीट, एंड द 272 सीट्स आर दैट ऑप्टेड एंड हेंस द गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। तो ये हो गया तुम लोग का ये पूरा व्हाट इज कोएलिशन गवर्नमेंट। Question will be asked in 2 marks question, so you can write. हम यहाँ से हटते हैं, पूरा मौका देते हैं आप लोग को लेने का स्क्रीनशॉट, तब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो कोर्ट क्या किया, इसमें एक्टेड एज एम्पायर, इंटरप्रेटर के रूप में आया और कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिफाई किया, पहचाना 120 लैंग्वेजेज, जिसमें से 22 लैंग्वेजेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया, हिंदी प्लस अदर लैंग्वेजेज। और हिंदी में कौन कौन आ जाते हैं, भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी एंड मेनी अदर। हिंदी, दीज आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द हिंदी है। अभी इसमें कुछ और भी लैंग्वेजेज हैं जिनको मिला करके हिंदी, तो हिंदी अकेली भाषा नहीं है, बहुत सारे जगहों पे बोली जाती है, इसको भी हिंदी में काउंट किया जाता है, इसको भी हिंदी में, बुंदेलखंडी को भी, छत्तीसगढ़ी को भी। ये हमारा हो गया क्या, शेड्यूल्ड लैंग्वेज। तो लैंग्वेज पॉलिसी हम लोग का ओवर हो जाता है और हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, इसका नाम है, एक मिनट, इसी में आगे बढ़ते हुए ध्यान देना है कि 1992 71st अमेंडमेंट किया गया था, रेड पेन से कर देते हैं, अंडरलाइन कर दिए। कोंकणी जो गोवा की भाषा है, मणिपुरी जिसको मैती भी बोलते हैं, और नेपाली, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। और कितने भाषाएं होगी, पहले 15 भाषाएं थी, अब 18 लैंग्वेजेज हो गए। 2011 का सेंसस बोलता है कि इन आवर इंडिया देयर वर रीजनल लैंग्वेजेज अबाउट 1300। अब आते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन, एक अलग ही टॉपिक आता है, इसको
ब्लू पेन से लिख देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ये डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है? When power is taken from central and state government and distributed to the local government, then it is known as the decentralization and given to the, अभी आएगा हमारा पंचायती राज, given to local government, it is known as डिसेंट्रलाइजेशन। देखो क्या है, हमारे कई स्टेट डिसेंट्रलाइजेशन क्यों है? इंडिया इज ए वास्ट कंट्री और एट द सेंट्रल लेवल एंड द एज यू हैड स्टडीड, पहले बताए थे, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, सेंटर एंड द स्टेट। It was very difficult, not impossible, it was very difficult to handle all the matter. Why the local government is made? Local government is made because the local people or local representative understand the local matter very more properly than the these state representative MLAs and MP. That's why it is made। और यही पे आता है 1992 एक मेजर ईयर है, लेकिन इसके पहले तुम लोग चले जाओ पार्ट 4, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या बोलता है कि दीज आर द डायरेक्शंस गिवन टू गवर्नमेंट, क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अर्लियर द पंचायती राज सिस्टम वाज गिवन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दिया गया था, बट इट वाज नॉट मैंडेटरी। 1992 क्या हुआ, 73rd अमेंडमेंट होता है। इसको हम कवर अप कर दे रहे हैं, लगता है इसका इंक खत्म हो गया है। हाँ, तो हम बोलते चले जाते हैं इसको, तुम लोग सुनते जाना कि 73rd अमेंडमेंट हुआ। तो 73rd अमेंडमेंट में क्या किया गया कि पंचायती राज सिस्टम बिकेम मैंडेटरी, मतलब अब कानूनी लीगल हो गया। किसको? आपको हर गवर्नमेंट को, ईच स्टेट गवर्नमेंट हैज टू कंडक्ट द दिस पंचायती राज इलेक्शंस। अब इसमें क्या क्या बातें आती है? 1992 2-3 है, पंचायती राज के लिए अलग है, उसका पैरा भी अलग अलग आता है। पेन में इंक भरने की वजह। पार्ट 9 जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 है, वो ऐड किया 243 आर्टिकल 243 to 243(0). It says about the rural panchayati government, rural local government। हम यहाँ से हट जाते हैं और आगे लिखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो 73rd अमेंडमेंट देख लिए हम लोग, उसमें देख लिए कि पार्ट 9 था जिसमें 243 to 243(0) था, रूरल लोकल बॉडी। अर्बन लोकल बॉडीज में आ गए, पार्ट 9A ऐड किया गया जून 1, 1990, और ये दोनों का दोनों मैंडेटरी बना दिया गया कि अब यहाँ पे एक पंचायती राज का सिस्टम है, इन द पंचायती राज सिस्टम। ये रूरल एरिया में है, इसके 3 टीयर है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक परिषद, ऑल्सो नोन एज पंचायत समिति, ऑल्सो नोन एज पंचायत समिति, एंड वन इज द ब्लॉक कमिटी ऑल्सो कहते हैं, इसको छोड़ रहे हैं। और थर्ड लेवल है जिला, ये टीयर वाइज है, टीयर मीन्स लेवल वाइज है। लोवेस्ट लेवल पे चले जाते हैं ग्राम पंचायत,
और जो इसके एक दिस इज फॉर द वन विलेज, दिस पंचायत ग्राम पंचायत फिर फॉर द वन विलेज और सम स्मॉल विलेजेज आर आल्सो कंबाइंड। और इनका एक वन सरपंच एंड 5 पंचेज, पंच चुने जाते हैं जिनको वार्ड मेंबर्स भी बोला जाता है। दीज आर इलेक्टेड and who are the person electing these? The members of the gram sabha. Who are these members of the gram sabha? gram sabha, all the adult members who are more than 18 years of age and who can use their adult franchise। मतलब जो भी ग्राम सभा के मेंबर जो 18 ईयर्स से अधिक के जो भी गांव के एडल्ट है जिनको वोटिंग देने का राइट मिला हुआ, ये लोग इन लोग को चुनते हैं। अब क्यों चुना जाता है? एज आई सेड, जैसा हम बोले थे, लोकल लेवल के प्रॉब्लम को लोकल लोग समझ सकते हैं, तो इसी को सुलझाने के लिए, इसी के सॉल्यूशन के लिए ग्राम पंचायत। अब बहुत सारे many ग्राम पंचायत come together and see that if this is the this gram not like this way, one gram panchayat, two gram panchayat, 3 4 or 5, sometime more or sometime less, they form they together gram panchayat, gram panchayat, gram panchayat, gram panchayat, gram panchayat, GP for gram panchayat, and they form the block parishad or panchayat samiti। और जब सारे ब्लॉक परिषद सारे विलेज मिल जाते हैं तो लास्ट लेवल आ जाता है जिला परिषद, टॉप मोस्ट। ये तो है बच्चों, इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट लो, तब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आते हैं स्टेप्स टेकन। तो ये 3 तो हो गए। अब स्टेप्स क्या किया गया आफ्टर 92 इट वाज, यहाँ पहले लिख देते हैं स्टेप्स टेकन टूवर्ड्स decentralization। question will be what are the steps taken decentralization, क्या क्या स्टेप लिए गए? तो वन बाय वन। नाउ आफ्टर 92 नाउ इट बिकेम, पहले हम समझा देते हैं तुम लोग को पहले, उसके बाद हम आंसर लिख देंगे। नाउ इट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी, अब कानूनन वैधानिक हो गया कि होल्ड द that what we say the ग्राम पंचायत इलेक्शन, दिस इज वेरी मच नेसेसरी। सेकेंड है कि क्या बोलते हैं कि 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द फीमेल मेंबर्स, मतलब 33% सीट्स आर रिजर्व फॉर द दैट फीमेल मेंबर्स। some seats are reserved for the backward classes like SC, ST, OBC etc। one is special state election commissioner, ध्यान रखना कमीशन, जो भी हमारे कंट्री का इलेक्शन होता है, एमएलए का इलेक्शन, एमपी का इलेक्शन है, नेशनल का इलेक्शन कमीशन करवाती है। बट हियर इन द केस ऑफ दिस स्पेशल स्टेट इलेक्शन कमीशन होल्ड्स द मीटिंग। और ये सारी बातें हम यहाँ आंसर लिख ही देते हैं तुम लोग के लिए। हाँ, तो क्या आता है स्टेप्स टेकन टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन, ये पूरा का पूरा तुम लोग के सामने है कि क्या क्या व्हाट द स्टेप्स वर टेकन टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन। तो नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी हो गया, रेगुलर इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का कराना, हर स्टेट को कराना जरूरी है। सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज, इलेक्टेड बॉडीज में और एग्जीक्यूटिव हेड्स फॉर एससीज एंड एसटीज एंड ओबीसी के लिए सीट्स रिजर्व होना है। 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसा हम बोले थे, कंडक्ट पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। और स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर, कुछ पावर भी देना है और कुछ रिवेन्यू भी, कुछ पैसे भी देना है। तो ये हो गया तुम लोग का, ये आंसर हो गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आएगा तुम लोगों का 5 मार्क्स का, हाउ आर ग्राम पंचायत फॉर्म्ड, ग्राम पंचायत का फॉर्मेशन कैसे होता है? क्वेश्चन विल बी क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा कि जितने भी रूरल गवर्नमेंट, ये पॉपुलरली है, ईच ग्रुप ऑफ विलेजेज, यहाँ पे सिंपल सिंपल छोटा लिखते हैं, ईच विलेज, और एक ग्रुप हम छोटा लिखते रहे उसको बड़ा कर लेना, और एक ग्रुप ऑफ विलेज इलेक्ट वार्ड मेंबर्स और पंच एंड ए सरपंच।
मतलब एक वार्ड मेंबर को चुनते हैं, इलेक्ट वार्ड मेंबर्स, और ये 5 होते हैं वार्ड मेंबर्स, और एक सरपंच को उन लोग इलेक्ट करते हैं। और ये एक ग्राम सभा का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ग्राम सभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड, तुम लोग इसको कर लेना, हम बोल रहे हैं उसी को सुन करके। ग्राम सभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑल एडल्ट मेंबर्स are the members, all adult citizens of that area are the members of this Gram Sabha, and this is the body supervising, ये क्या करती है, सुपरवाइज करती है the works of the ग्राम पंचायत। थर्ड क्या होता है कि the it holds, मीटिंग इज होल्ड ट्वाइस और थ्राइस इन ईयर, ट्वाइस और थ्राइस 2 बार या 3 बार एक साल में होता है। और ये क्या होता है, ये सब लोकल प्रॉब्लम को, लोकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, जैसे वहां इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, वाटर फैसिलिटी का प्रॉब्लम है, ये सारा का सारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। एंड इसके बाद आ जाते हैं ग्राम पंचायत में कि सम, उसको ऐड कर देना, सम ग्राम पंचायत कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द मंडल परिषद, ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉक परिषद इज ऑल्सो कॉल्ड मंडल समिति। ये फॉर्म होता है। जो जिला परिषद होते हैं टॉप मोस्ट लेवल है, दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल, एंड इट्स हेड इज नोन एज द जिला परिषद चेयरपर्सन, चेयरपर्सन। और सारे मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं उस जिले के एमएलएज एंड एमपीज एक्स ऑफिसियो, मतलब बाई देयर पोस्ट, उन लोगों का पोस्ट ऐसा है कि वो जिला परिषद के मेंबर हुआ करते हैं। ये हो गया हम लोग का पूरा पंचायती राज का, विलेज सिस्टम का, रूरल सिस्टम का कंप्लीट। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, इसको बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम इसको रिमूव करके आएंगे। वी हैव कम टू एन एंड, हम लोग आ गए हैं फॉर द अर्बन एरिया। जैसा कि वहां बोला गया था, अर्बन एरिया में 74th अमेंडमेंट के बाद किया गया, द म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आज परफॉर्म्ड, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये क्या, क्यों, कहां, कैसे, ये सवाल उठेगा हमारे मन में कि कहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दो नाम है, कहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कहां। और एक नगर पंचायत भी वो है जिसका जिक्र, डिस्कशन तुम्हारे बुक में नहीं है। दे हैव द लेस पॉपुलेशन, इनको ट्रांजिट एरिया कहा जाता है, ट्रांजिट एरिया कहा जाता है, जहां पॉपुलेशन कम होती है। दे आर बिकमिंग द सेमी अर्बन एरिया, ये सेमी अर्बन एरिया, हाफ उसका नेचर होगा अर्बन, हाफ होगा उसका रूरल होगा। म्यूनिसिपैलिटी फॉर द स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज, म्यूनिसिपैलिटी होती है, और इसका जो हेड होता है, इसका भी इलेक्शन होता है, वार्ड मेंबर्स आर इलेक्टेड, एंड इसका जो मेंबर चेयरपर्सन होता है इज नोन एज द म्यूनिसिपैलिटी चेयरपर्सन। म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपैलिटी जो ऑल्सो नोन एज द म्यूनिसिपल कमेटी चेयरपर्सन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंत तो हो रहा है लेकिन किसी चीज का अंत होता नहीं है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आते हैं तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कहां पे होते हैं, बिग सिटीज विच आर कॉल्ड द मेट्रो सिटीज। दिल्ली, दिल्ली चल गए, मुंबई चले गए, और इसका हेड जो होता है उसको कहा जाता है मेयर। हमारा लेसन खत्म नहीं हुआ, क्यों नहीं खत्म हुआ, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा और डिटेल है। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि अगर एक रांची शहर है, रांची इज द बिग सिटी, सो इन रांची देयर इज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जस्ट बिसाइड रांची देयर इज ए सिटी, सिटी बोलो, छोटा सा सिटी है जिसका नाम है लोहरदगा।
यहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी का इलेक्शन होता है और यहाँ पे मेयर ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मीन्स मेट्रो सिटीज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, small cities like Lohardaga the municipal committee. I have written here small towns and cities. ये हो गया हमारा लेसन एंड कर गया। बहुत सारा इम्पोर्टेंट था 74th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, ये सब सारे अमेंडमेंट तो तुम लोगों को ध्यान देना है। हमारा एक 11th शेड्यूल है जिसमें 29 शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट है। हाँ, कुछ बातें छूट गई थी हमारी। क्या बातें छूट गई थी? हमारा ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और विलेज का सिस्टम क्यों लाया गया? हाँ, हम एक स्पेशल नोट लिखते रहे। Many states are too much bigger, having the large population like UP has population wise जाते हैं तो यूपी का पॉपुलेशन मोर देन द रसिया, और एक जर्मनी है। देखो क्या अंतर, जर्मनी है जिसका पॉपुलेशन, जर्मनी कहाँ हम जा रहे हैं? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन बोलोगे तो इसका पॉपुलेशन एक पूरे जर्मनी से ज्यादा है। तब सोचो, एक जर्मनी एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है और हमारा महाराष्ट्र सेंट्रल, तो एक समझ लो कि उसके गांवों में, छोटे छोटे गांवों में बनाने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन का पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए ये हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ा। म्यूनिसिपल बॉडी पंचायती राज का सिस्टम लाना पड़ा, जो कि हमारे लिए बहुत नेसेसरी था गवर्नेंस को आसान बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा लेसन आज फिनिश हो जाता है। एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे दे देंगे फेडरलिज्म से रिलेटेड। तब तक के लिए आई होप, मुझे तो आशा है आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो बस वॉच करना है, सब्सक्राइब तो अलग बात है, वॉच अधिक से अधिक करना है इसका बेनिफिट लेने के लिए। और वो तो जैसा सब कोई बोलते हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड वॉच, एंड बेल आइकन को जरूर पुश कर देना। We will meet in the next class of economics again. I will come back with the economics. So, बच्चों, goodbye.